नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड पर किए गए एक काफी विस्तृत विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये किताब तो खैर बहुत प्रभावशाली रही है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस विश्लेषण के जरिए किताब के जो मूल विचार हैं और उसका क्या असर रहा है उसको गहराई से देखना। और विश्लेषण का जो सबसे दिलचस्प पहलू मुझे लगा वो है कहानी दो पिताओं की जिनकी सोच बिल्कुल अलग है। हाँ, वो पुअर डैड और रिच डैड वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, एक पुअर डैड जो पढ़े लिखे हैं, एकेडमिक हैं और सुरक्षित नौकरी में यकीन रखते हैं, और दूसरे रिच डैड जो शायद कम पढ़े लिखे हैं पर उन्होंने बिजनेस और निवेश से काफी दौलत बनाई। और यहीं से वो बहस शुरू होती है ना, पारंपरिक शिक्षा बनाम असल दुनिया की जो वित्तीय समझ है। बिल्कुल। और शायद यही कारण है कि ये किताब इतने दशकों से इतनी पॉपुलर है। ये सीधा सीधा उस सोच को चुनौती देती है कि भाई अच्छी डिग्री ले लो, अच्छी नौकरी पा लो तो अमीर बन जाओगे। सही। ये असल में जोर देती है वित्तीय साक्षरता पर, मतलब पैसे की समझ होना कि पैसा काम कैसे करता है, उसे कैसे बढ़ाएं। तो इस विश्लेषण के हिसाब से पहला मुख्य सबक क्या है इस किताब का? देखिए, विश्लेषण साफ कहता है कि पहला और शायद सबसे अहम सबक ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अच्छे। वो ऐसी चीजें बनाते हैं, ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाएं, पैसिव इनकम। और यहीं पर वो आस्ती यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी के बीच का जो फर्क है वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, ये एसेट और लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत मशहूर हुआ। बिल्कुल। विश्लेषण कहता है कि ये अमीर बनने की सोच की एकदम बुनियाद है। तो ये फर्क क्या है असल में? विश्लेषण इसे कैसे समझाता है? बहुत सरल तरीके से, कियोसाकी की सबसे बड़ी देन शायद यही है। आस्तियां यानी एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो गई जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, या कोई साइड बिजनेस, मतलब कुछ भी जो पैसा लाए। ओके। और दायित्व या लायबिलिटीज वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। जैसे घर की ईएमआई, कार लोन। हाँ बिल्कुल। कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, कोई बड़ा टीवी ले लिया ईएमआई पर, ये सब दायित्व हैं। दिलचस्प। तो संपत्ति बनाने पर जोर है, इसके अलावा और क्या मुख्य बातें बताता है ये विश्लेषण? कई और चीजें हैं, जैसे ये सलाह कि अपनी नौकरी करते हुए भी साइड में अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जॉब के साथ साथ। हाँ, और टैक्स की समझ होना बहुत जरूरी है। खासकर ये समझना कि अमीर लोग कैसे कॉरपोरेशंस वगैरह का इस्तेमाल करके कानूनी तौर पर कम टैक्स भरते हैं। ये तो काफी प्रैक्टिकल सलाह लगते हैं। और एक और बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि काम सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए करना चाहिए। सीखने के लिए मतलब ऐसी जॉब्स चुनें जहां आपको सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट जैसे हुनर सीखने को मिले, वो स्किल्स जो बाद में आपको अपना बिजनेस बनाने में मदद करें। अच्छा, ये तो पारंपरिक सोच से काफी अलग है। बिल्कुल। यही तो ये बातें उस समय क्रांतिकारी थीं, क्योंकि ये सीधा सीधा उस मंत्र पर सवाल उठाती थीं कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, सुरक्षित नौकरी पाओ। हाँ, वो तो है। विश्लेषण भी यही कहता है। ये विचार इसलिए इतने प्रभावशाली हुए हैं क्योंकि ये बताते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं है वित्तीय स्वतंत्रता के लिए। स्मार्ट सोचना, पैसे को समझना और उसे अपने लिए काम पर लगाना ज्यादा जरूरी है। तो विश्लेषण में किताब की तारीफें भी होंगी, किन पहलुओं को सराहा गया है? हाँ, तारीफ भी है। खासकर इसकी जो कहानी कहने की शैली है बहुत सरल है, मुश्किल वित्तीय विचारों को भी आसान बना देती है। और ये जो पारंपरिक सोच को चुनौती देकर लोगों को, मतलब पाठकों को, आत्मनिर्भर बनने और निवेश के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है, उसकी भी तारीफ है। वित्तीय आलोचनाएं भी होंगी। किताब इतनी पॉपुलर है पर कुछ तो कमियां बताई होंगी विश्लेषण में। हाँ बिल्कुल है, कमियों पर भी बात हुई है। एक बहुत अहम नुक्ता जो विश्लेषण उठाता है वो ये है कि किताब प्रेरणा तो बहुत देती है, मोटिवेट करती है, लेकिन ठोस व्यावहारिक कदम क्या उठाने हैं, मतलब कैसे करना है, इस पर ज्यादा गाइडेंस नहीं है, थोड़ी अस्पष्ट है। अच्छा, मतलब क्या करना है ये बताती है पर कैसे करना है उसमें कमी है। हाँ, कुछ ऐसा ही। और ये भी कहा गया है कि इसकी सलाह शायद हर किसी पर लागू न हो। इसमें जिस तरह का रिस्क लेने की बात है वो सबके बस की बात नहीं होती, ना ही सबके हालात वैसे होते हैं। ये बात तो सही है। और कोई आलोचना? एक और सवाल उठाया गया है इसकी प्रामाणिकता को लेकर, कि क्या ये रिच डैड सच में कोई थे भी, या लेखक ने बस एक प्रतीक के तौर पर अपनी बात समझाने के लिए इस किरदार को गढ़ा था।
ओह, ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, इससे किताब की क्रेडिबिलिटी पर थोड़ा सवाल उठता है। तो विश्लेषण कहता है कि इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो फिर ये विश्लेषण किन लोगों के लिए इस किताब को ज्यादा उपयोगी मानता है? इसके हिसाब से ये किताब खास तौर पर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है। जो नौकरी पेशा लोग हैं और अपनी आय के स्रोत बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए, और वो लोग जो निवेश की दुनिया को समझना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। मतलब सोच बदलने के लिए अच्छी है। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ आप कह सकती हैं यही है कि रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक फाइनेंस की किताब नहीं है। हाँ, ये उससे बढ़कर है। अच्छा, किस तरह से? ये पैसे को लेकर आपकी पूरी सोच को, आपके माइंडसेट को बदलने वाली किताब है। ये आपको प्रेरित करती है कि आप अपनी आर्थिक जिंदगी की बागडोर खुद अपने हाथ में लें, जिम्मेदारी लें। और विश्लेषण ने कोई रेटिंग वगैरह दी है इसे? हाँ, इस विश्लेषण में इसे 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं। 4 स्टार, ठीक है। और माना गया है कि जो लोग अपने वित्तीय यात्रा अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन, मतलब कह सकते हैं, शुरुआती बिंदु है। आपको सोचने का एक नया नजरिया, एक नया फ्रेमवर्क देती है ये किताब। बहुत बढ़िया। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। जैसा कि विश्लेषण में कहा गया कि किताब में व्यावहारिक कदमों की थोड़ी कमी है, तो संपत्ति, एसेट बनाम दायित्व, लायबिलिटी का जो ये इतना शक्तिशाली विचार है, इससे प्रेरणा लेकर आज ही, मतलब बिल्कुल आज, कौन सी एक छोटी सी बिल्कुल व्यावहारिक वित्तीय आदत शुरू की जा सकती है? भले ही कोई बड़ी योजना न हो भी, बस एक छोटा सा कदम।